हेलो प्यारे बच्चे लोग, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। चलिए इसी आशा के साथ आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्यता, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी, इनका डेफिनेशन, इनका एक्सप्रेशन मेथड और दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। पूरा डिटेल पढ़ेंगे पूरी तरह से, कुछ भी छूटेगा नहीं, कुछ बचेगा नहीं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मान लेते हैं कोई एक रिएक्शन हम ले लेते हैं, A मोल्स ऑफ A, B मोल्स ऑफ B, C मोल्स ऑफ C। तीन अभिकारक है। हम एक ऐसा अभिक्रिया चुन लिए हैं जिसमें तीन अभिकारक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसके A का A मोल है, B का B मोल है, C का C मोल। ये अभिकारकों की संख्या एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन हो सकता है। और कोई एक प्रोडक्ट हमको बन रहा है। प्रोडक्ट क्या बन रहा है उसको हमें लिखने की आवश्यकता नहीं होता है, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पर हमारा रेट निर्भर नहीं करता है। हाँ, कौन सा उत्पाद बन रहा है, अगर वह स्थायी उत्पाद है तो रेट थोड़ा फास्ट होता है, अगर वह अस्थायी उत्पाद है तो रेट थोड़ा सा स्लो होता है। तो क्या बन रहा है इस पर थोड़ा सा डिपेंड करता है, लेकिन उत्पाद की सांद्रता पर दर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता। इसीलिए पूरे चैप्टर में हम उत्पाद क्या है उसको नहीं लिखते हैं, न इनको बैलेंस करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं होता है। तो हम मान लेते हैं ए अभिकारक, बी अभिकारक और सी अभिकारक से उत्पाद बनता हुआ कोई एक रिएक्शन है। तो अभिक्रिया का दर ए पर भी डिपेंड कर सकता है, बी पर डिपेंड कर सकता है, सी पर डिपेंड कर सकता है, और तीनों पर अलग अलग तरीके से डिपेंड करेगा। अलग अलग तरीके से मतलब ये होता है हमारा कि ए की सांद्रता को यदि हम बढ़ाते हैं तो हो सकता है रेट जो है वो घट जाए, अर्थात व्युत्क्रमानुपाती से संबंध रखता है। बी की सांद्रता को बढ़ाते हैं तो रेट भी उसी समानुपात में बढ़ सकता है या बढ़ रहा है, मान ले रहे हैं हम लोग। और सी की सांद्रता बढ़ाते हैं तो इसकी सांद्रता को डबल करते हैं तो रेट चौगुना हो जाता है। या ऐसा भी हो सकता है कि ए की सांद्रता को बढ़ाते हैं तो रेट पर कोई असर नहीं होता है। तो किसी भी प्रकार से कोई भी संबंध हो सकता है, इनके सांद्रता पर रेट अलग अलग तरीके से डिपेंड करता है, जिससे सिर्फ और सिर्फ प्रायोगिक तौर से एक्सपेरिमेंटली ही ज्ञात किया जा सकता है कि किस अभिकारक की सांद्रता पर रेट कैसा निर्भर कर रहा है। यह प्योर एक्सपेरिमेंट से ही जाना जा सकता है, देख के हम नहीं बता सकते। तो चलो हम मान लेते हैं कि ए की सांद्रता पर रेट जो है कुछ इस तरह से निर्भर करता है। कैसे? हम लिख देते हैं रेट बराबर लिख देते हैं रेट, माना ए को बढ़ाने से, उसके सांद्रता के बढ़ाने से रेट पर मान लो कोई असर नहीं हुआ। पहले हम आपको न्यूमेरिकली समझा रहे हैं, फिर उसको एक जनरलाइज फार्मूला में देंगे। मान लीजिए एक संबंध ऐसा लिख देते हैं, एक संबंध ऐसा लिख दिए और ए के घात में हम पी रख दिए, और मान लीजिए ए पर निर्भर ही नहीं करता है तो पी के जगह में आ जाएगा शून्य। यदि रेट ए की सांद्रता पर निर्भर नहीं है, अर्थात ए की सांद्रता बढ़ाओ चाहे घटाओ एक ही रेट से चल रहा है, रेट में परिवर्तन नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये कांस्टेंट वैल्यू हो गया। और ये कांस्टेंट कब हो सकता है, जब इसके घात में p की जगह में जीरो आ जाए। तो a का घात जीरो मतलब एक आ गया, तो एक मतलब एक कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पर जीरो हो सकता है। और यदि समानुपातिक में बढ़ रहा है, अर्थात a की सांद्रता को यदि डबल करते हैं तो रेट भी डबल हो जाता है, तीन गुना करते हैं तो रेट भी तीन गुना हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इस p की जगह पर एक आएगा, p के घात में एक लिखेंगे तभी हमको समानुपातिक संबंध प्राप्त होता है। तो ये p की जगह में शून्य भी हो सकता है, एक हो सकता है, दो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसे हम
केवल एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही पता कर सकते हैं। तो हमने मान लिया है कि माना रेट ए की सांद्रता पर इस तरह से निर्भर करता है, इसी तरह से बी पर निर्भर करता है, बी पर मान लो निर्भर करता है इस तरह से, इसके घात में क्यों लिख दिए, यहाँ पर कोई नंबर हो सकता है 0, 1, 2, 1.5, 2.5 ऋणात्मक भी हो सकता है। इसी तरह से रेट जो है सी पर भी कुछ इस तरह से निर्भर है, इसको हमने मान लिया है। ये पी क्यू आर और आर को हमने मान लिया है कि यहाँ पर कोई न कोई एक संख्या रहेगा, कोई एक अंक रहेगा, वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, ऋणात्मक पूर्णांक हो सकता है, भिन्नांक भी हो सकता है, अर्थात दशमलव भी आ सकता है। जहां p को a के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। p is order of reaction with respect to a. Similarly, q b के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि है एंड r को हम कहेंगे अभिकारक c के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि। इसकी सांद्रता पर कैसे डिपेंडेंट है रेट, वो इस पे लिखे हुए नंबर पर डिपेंड करेगा, 0 है कि 1 है कि ऋणात्मक है कि धनात्मक है। तीनों को मिला करके रेट ऑफ रिएक्शन आर ओ आर को हम लिख सकते हैं a के घात p, b के घात q और c के घात r के गुणनफल के समानुपाती लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लिख देंगे रेट बराबर समानुपातिक चिन्ह हटा के कांस्टेंट लिख देते हैं, a के घात p, b के घात q और c के घात r। ये हमारा दर स्थिरांक है जिस पर हम डिटेल चर्चा पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं। दर स्थिरांक, रेट कांस्टेंट या रेट लॉ कांस्टेंट या काइनेटिक कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है, दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर तीनों को एक साथ जब लिख देते हैं तो रेट की डिपेंडेंसी के लिए हम इन तीनों के घात को यदि हम जोड़ देते हैं तो इसे कहते हैं संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हो जाएगा P प्लस Q प्लस R, ये तीनों को हम बोलते हैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि। अर्थात जितने भी अभिकारक हमारे अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे उनके अलग अलग अभिकारकों के सापेक्ष जो अभिक्रिया की कोटि है उसे हम जोड़ देते हैं तो पूरे समीकरण के लिए, पूरी अभिक्रिया के लिए संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि कहलाता है, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसे हम कहते हैं रेट लॉ, दर नियम समीकरण। अब यहीं से हम परिभाषा इसका निकालेंगे। अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा क्या है, देखिए, किसी अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि उसके दर नियम समीकरण में अभिकारकों के सांद्रता पद के घात में लिखे हुए संख्याओं का योगफल होता है। अर्थात किसी भी अभिक्रिया के लिए उसके दर नियम समीकरण में अर्थात रेट लॉ इक्वेशन में उनके अभिकारकों की सांद्रता पद के ऊपर जो भी संख्याएं होती हैं उन संख्याओं को जोड़ देने पर हमें उस पूरे रिएक्शन की अभिक्रिया की कोटि मिलता है। तो इन्हीं घातांक में लिखे हुए संख्या को हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और खास बात बता दूं, आपको बता दूं, ये जो ए, बी और सी है, जो इसमें अभिकारकों के नंबर ऑफ मोल्स है या अणुओं की संख्या है, यह इस पी, क्यू और आर पर किसी तरह से इनका कोई संबंध नहीं है। केवल और केवल एलिमेंट्री इक्वेशन या एलिमेंट्री रिएक्शन जो होते हैं, अर्थात एक पदी सरल अभिक्रियाएं जो एक ही पद में संपन्न हो जाते हैं, ए और बी को मिलाया फटाक से सी बन गया, एक ही पद में और फटाक से होने वाली अभिक्रियाओं में कभी कभी रेयरली
ये मोल जो है ए, बी और सी पी, क्यू और आर के इक्वल होते हैं, वही होते हैं जो उसके मोल्स में होते हैं। गुलबर्ग और बागे नाम के साइंटिस्ट को लग रहा था पहले, यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम देख रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ए, बी और सी, वो वही होते हैं जो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। एक संतुलित रासायनिक समीकरण में जो अभिकारकों के मोल होते हैं वही यहाँ पर होता है, ऐसा गुलबर्ग और बागे नाम के साइंटिस्ट को पहले लग रहा था। परंतु एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चला कि ये पी, क्यू और आर इन नंबर ऑफ मोल्स से इनका कोई संबंध नहीं है। रेयरली बता दूं मैं, बहुत ही कम केस में जो एक पदीय अभिक्रियाएं होती हैं उन्हीं में कभी कभी मैच कर जाता है, नहीं तो बिल्कुल भी मैच नहीं करता। तो ये है हमारा अभिक्रिया की कोटि का परिभाषा। जटिल अभिक्रियाओं में जो दो से अधिक पदों में संपन्न होता है, वहां पर देखते हैं कि कुछ 3 स्टेप में यदि अभिक्रिया हो रहा है तो पहला स्टेप फास्ट है, दूसरा स्टेप उससे स्लो है और तीसरा स्टेप उससे भी स्लो है। तो 2 या 2 से अधिक पदों में संपन्न होने वाले जटिल अभिक्रियाओं के लिए देखा जाता है कि कौन सा स्टेप स्लो है। जैसे ए से हमें कोई प्रोडक्ट पी प्राप्त करना है तो ये पहला स्टेप में ए से बी बनेगा और बी से मान लो डी बना और फिर डी से हमारा ओ बना और फिर ओ से हमारा पी बना। तो यहाँ 1, 2, 3, 4 स्टेप में अभिक्रिया हो रहा है। तो इन सभी स्टेप का रेट देखा जाता है और कौन सा स्टेप सबसे स्लो हुआ, सबसे स्लोएस्ट स्टेप के आधार पर उसके रेट को डिसाइड करते हैं। तो इस समीकरण का कुछ रेट आएगा, इस समीकरण का कुछ रेट आएगा, एक्सपेरिमेंटली दिखाई देगा, इस समीकरण का कुछ रेट आएगा, इस समीकरण का कुछ रेट आएगा। तो 4 स्टेप में से जो स्टेप सबसे धीमा गति से हुआ है उस गति का जो रेट था, उस सबसे स्लोएस्ट स्पीड वाला जो समीकरण था उसमें जो भी ऑर्डर मिलता है उस स्लोएस्ट स्टेप के आधार पर उस अभिक्रिया का, इन चारों में से जिस अभिक्रिया का स्पीड सबसे कम है उस वाले अभिक्रिया के लिए जो भी ऑर्डर हमको मिलता है वही पूरे समीकरण के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। जटिल अभिक्रियाओं के उसी को कहा जाता है दर निर्धारक पथ, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। दर निर्धारक, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसको आगे हम एक एग्जाम्पल से भी समझेंगे। पहले आप कॉन्सेप्ट क्या है समझ लीजिए। जब 2 या 2 से अधिक पदों में कोई रिएक्शन पूर्ण होता है तो अलग अलग पद को पहले देख लेते हैं, सभी पदों के रेट को, स्पीड को जांच लेते हैं और 3 या 4 पदों में से जो वाला स्टेप में सबसे स्लो चला रहता है उसी स्लोएस्ट रेट वाली समीकरण में उसका जो भी ऑर्डर मिलता है वही उस पूरे समीकरण का ऑर्डर को डिसाइड करता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्लोएस्ट स्टेप के ऑर्डर पर निर्भर करता है। इसको समझाने के लिए एक व्यवहारिक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, मान लीजिए ए से लेकर के डी तक आपको जाना है। मान लीजिए एक सड़क है, यहाँ से यहाँ तक हमको जाना है, ठीक है। ए से लेकर के हमको डी तक पहुँचना है और बी से लेकर के सी तक के बीच का रास्ता जो है बहुत खराब है। ये देखिए इस तरीके से पूरा ये खराब है, गड्ढा उड्ढा हो गया है, रोड पूरी तरह से खराब है। तो ए से डी तक पहुंचने में आपको कितना समय लगेगा वो इन दोनों के बीच में लगने वाले समय पर डिसाइड होगा। चाहे आप कितनी भी तेजी से यहाँ से यहाँ तक आ जाएं या जितनी भी तेजी से यहाँ से यहाँ तक आप जाएं, लेकिन आपका ए से डी तक पहुँचने में लगने वाला समय सिर्फ बी से सी के बीच की दूरी पर ही निर्धारित होगा। यही डिसाइड करेगा आपका रेट। यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 10 किलोमीटर है और यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 4 किलोमीटर है, तो पूरे 10 किलोमीटर को आपको
पार करने में या 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में स्पीड को निर्धारित करता है बी से सी के बीच की दूरी। क्योंकि यहाँ पर बहुत पतला हो गया है मार्ग, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, बहुत भीड़ भड़का रहता है, तो सारा का सारा टाइम वेस्ट होता है यहाँ से यहाँ तक। मान लेते हैं आप कभी 3 स्टेप पे पहुँचना है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो आप ए से डी तक आप चाहते हैं कि मैं 10 मिनट में पहुँच जाऊँ, तो वो आपको 10 मिनट में पहुँच पाओगे कि नहीं पहुँच पाओगे, वो बी से सी के बीच का जो सेकंड स्टेप है आपका मार्ग, इसी पर डिसाइड होगा। यहाँ तो आप आसानी से अपने टाइम हिसाब से अपने स्पीड में मेंटेन करके आ सकते हैं, इधर इधर जा सकते हैं, लेकिन आपका सारा टाइम जो आपके बस में नहीं है वो यहाँ से यहाँ तक का है। तो इसीलिए ए से डी तक पहुँचने में आपका लगा समय या आपका स्पीड या आपका चाल जो है वो बी और सी के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, उसके आधार पर ही आप पहुँच पाओगे। या एक दूसरे उदाहरण भी दे सकता हूँ और अच्छा समय, यदि आप कहीं 4 दोस्त मिल करके कहीं घूमने जाने का प्लान करते हैं और उसमें से एक दोस्त आपका एकदम आलसी है, सुबह उठता ही नहीं है, तो आप 3 दोस्त भले ही आप सुबह 5 बजे से उठ करके आ जाओ उसके घर पर, लेकिन आप अपने पिकनिक स्पॉट पर कितने बजे पहुँचोगे वो डिसाइड करेगा आपका वो आलसी दोस्त। वो जब तक सो के उठेगा नहीं, जब तक तैयार होगा नहीं, आप निकल नहीं सकते, भले ही आप अपने अपने घर से वहाँ आ गए हैं। तो आपके पिकनिक स्पॉट तक पहुँचने का जो समय डिसाइड करेगा वो आपका आलसी दोस्त। तो वैसे होता है कोई भी अभिक्रिया जो एक से अधिक पदों में होता है, तो उसके लिए हम सबसे धीमा पद वाले अभिक्रिया के रेट के आधार पर उसके ऑर्डर को निकाल लेते हैं और उसी ऑर्डर को पूरे संपूर्ण अभिक्रिया के लिए ऑर्डर मान लेते हैं। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और तृतीय कोटि की अभिक्रिया, मैक्सिमम जो है 3 ही इसका मान आता है। तृतीय कोटि से अभी ज़्यादा देखा नहीं गया है। थ्योरेटिकली हम कह सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली 3 से ज़्यादा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कभी भी देखा नहीं गया है। ये देखिए, इस प्रकार के कुछ प्रश्न दिए जाते हैं जिसमें पूछा जाता है कि अभिक्रिया की कोटि निकालिए। इक्वेशन लिखा हुआ रहेगा और उसका रेट दे दिया हुआ रहेगा, क्योंकि रेट सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके ही निकाला जा सकता है, उसके ऑर्डर को एक्सपेरिमेंट करके ही निकाला जा सकता है, इसलिए इस तरह से लिखा हुआ हमको दिया हुआ रहेगा। इसको देख करके आपको बताना है कि इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि कितना है, किस ऑर्डर का रिएक्शन है। फर्स्ट वाले में देखिए, यहाँ पर अभिकारक है, आपको रेट लिखा हुआ मिलता है। सिर्फ हमको बताना है कि संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि कितना हो गया, किसके किसके सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कितना है। देखिए इसको, देखिए इस समीकरण के लिए रेट लॉ लिख दिया गया है, ये है रेट लॉ। इस रेट लॉ के अनुसार ये कांस्टेंट है और ये अभिकारक की सांद्रता के घात में लिखा है 3/2, अर्थात इस अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि हो गया 3/2। चूंकि एक ही अभिकारक है, कोई दूसरा अभिकारक है ही नहीं, तो इसलिए संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि हो जाएगा 3/2 पहले वाले प्रश्न के लिए। और दूसरे वाले समीकरण देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन गैस की क्रिया से COCl2 बन रहा है, इसके लिए रेट लिखा हुआ है, ये हमारा रेट लॉ है। दर नियम समीकरण दे दिया गया है। इसमें देखिए पहले वाले अभिकारक के लिए उसके सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि 2 है और दूसरे वाले अभिकारक क्लोरीन गैस के लिए इसके सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि 1/2 है। अर्थात यह जो रेट है कार्बन मोनोऑक्साइड से किस तरह से डिपेंड कर रहा है, इसके घात 2 गुना है। मतलब यदि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता को यदि आप डबल करते हैं तो रेट 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 गुना, मतलब इसके इस तरह से समानुपाती है, घात 2 के समानुपाती, मतलब इसके सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि 2 है। और इसके लिए देखिए इसके घात में 1/2 लिखा है, मतलब यदि आप इसको क्लोरीन गैस की सांद्रता को 4 गुना करते हैं तो 4 का वर्गमूल 2, रेट 2 गुना बढ़ेगा। यदि क्लोरीन गैस की सांद्रता को 9 गुना बढ़ाते हैं तो आपका रेट जो है वो 3 गुना बढ़ेगा। तो इस तरीके से अलग अलग अभिकारकों से अलग अलग संबंध बनाता है रेट। और देखिए रेट लॉ समीकरण में
या जनरलाइज इक्वेशन में भी आपने ध्यान दिया होगा, प्रोडक्ट कहीं पर इसमें नहीं होता है। यहाँ पर देखिए ना मेथेन दिख नहीं रहा है, ना कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं दिख रहा है, यहाँ पर COCl2 दिखाई नहीं दे रहा है, रेट ला में दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब यही है उत्पाद की सांद्रता पर रेट निर्भर नहीं करता है। तो इसके लिए देखेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि 2 है, क्लोरीन गैस के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि 1/2 है, और संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि, संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि के लिए बताया गया P धन Q धन R होता है, तो यहाँ इसको P मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए, जितने अभिकारक हैं उसके सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि भी जोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है 2 धन 1/2, तो आ जाएगा 2 दूनी 4 1 5/2। तो समीकरण नंबर 2 के लिए संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि 5/2 है। तो इस तरह से कुछ प्रश्नों के उत्तर भी आपको यही जानना आना चाहिए। चलिए अब हम देख लेते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर तक हमको समझना है। तो सबसे अब हम देख लेते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है। यदि किसी अभिक्रिया में उनके अभिकारक की सांद्रता पर रेट डिपेंड नहीं करता है, तो वैसे अभिक्रिया के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन शून्य हो जाता है। जैसे यदि किसी अभिक्रिया में जैसे H2 + Cl2 की क्रिया से हमारा यहाँ पर HNu लिखा हुआ मिलता है, 2HCl बन रहा है, क्या बन रहा है उससे हमको तो ऐसे भी मतलब नहीं रहता है। तो इस रिएक्शन की खासियत क्या है, ये इस फोटान की संख्या पर निर्भर करता है, बहुत ही स्पेशल रिएक्शन है ये। तो जितनी ज़्यादा फोटान मिलेगा, जितनी ज़्यादा लाइट की तीव्रता बढ़ती है, उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट फटाफट बनता है, उसका रेट बढ़ने लगता है। तो ऐसे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों की सांद्रता पर रेट निर्भर नहीं करता, तो उसे हम कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। यहाँ पर लिखेंगे कैसा, रेट जो लिखा है वो कैसा लिखा है, H2⁴ और Cl2⁴. इसकी सांद्रता पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसकी सांद्रता पर डिपेंड नहीं कर रहा है, चाहे इसकी मात्रा को सांद्रता को बढ़ाओ या घटाओ, एक निश्चित दर से ही वो बढ़ता रहेगा। तो इसको हम कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो संपूर्ण अभिक्रिया कोटि 0 धन 0 कितना आ जाता है, 0। तो ऐसी सारी अभिक्रियाएं इसी तरह से होता है हमारा कि अमोनिया का विघटन N2 + 3H2, अमोनिया का विघटन, यह भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। इसमें अमोनिया का जो विघटन होता है किसी धातु जैसे प्लेटिनम जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है, तो ये उत्प्रेरक पर डिपेंड कर रहा है, इसकी मात्रा बढ़ाने से या घटाने से इसके विघटन होने का दर, उसका स्पीड, उसका रेट पर कोई असर नहीं होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं हमारे शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और भी एग्जाम्पल हैं, उसको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके जाना जा सकता है। तो इस ऐसे अभिक्रियाओं को हम शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहते हैं। चूंकि अमोनिया की सांद्रता पर रेट डिसाइड नहीं होता, तो इस समीकरण के रेट को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। ऐसे घात में 0 लिखा होगा, तभी यह जीरो ऑर्डर रिएक्शन को एक्सप्रेस कर सकता है, कर रहा है, क्योंकि इसकी सांद्रता बढ़ाओ चाहे घटाओ, रेट पर कोई असर नहीं होगा। तो ये कांस्टेंट तभी होगा जब इसके घात में 0 रखेंगे, तो ये रेट = 1 कांस्टेंट × 1 हो गया। यहाँ से और क्लियर हो, ये कांस्टेंट हो गया, रेट कांस्टेंट हो गया, दर एक स्थिरांक प्राप्त हो रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट से ही पता चलता है। ये हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन नंबर 1, नंबर 2, ये जीरो ऑर्डर। अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं उसमें हो सकता है कि अभिकारक भी एक ही हो, इस तरीके से, तो लिखा जाएगा ऐसा, हो सकता है एक से अधिक अभिकारक हो, परंतु दूसरा या तीसरा अभिकारक स्यूडो हो जाए,
उसकी सांद्रता पर रेट डिपेंड ना करे। ए प्लस बी गिव्स यू प्रोडक्ट जिसमें ये स्यूडो हो जाए। अभिक्रिया में तो है परंतु इस पर रेट डिपेंड नहीं करता है, तो लिखा जाएगा ऑर्डर यहाँ पर भी एक है, अभिकारक दो दिख रहे हैं लेकिन ये स्यूडो मॉलिक्यूल है, इस पर रेट डिपेंड नहीं है। इसी तरह से तीन अभिकारक भी हो सकते हैं लेकिन किसी दो पर रेट डिपेंड ना हो, दो स्यूडो हो जाए तो पर भी उसका ऑर्डर एक आ सकता है। ये एक्सपेरिमेंट से ही पता चला। इस तरह से सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को भी लिख सकते हैं। जैसे एक प्रोडक्ट हो तो ऐसा लिखा जाएगा, दो प्रोडक्ट हो तो दो तरीके से हो सकता है दोनों पर निर्भर कर इस तरह से तो एक और एक दो आ जाए, या ये स्यूडो हो जाए बी के घात दो पर ही निर्भर कर रहा हो इस तरह से, तो इसका भी ऑर्डर हमको दो मिलेगा, इससे भी ऑर्डर हमको दो मिलेगा। इसी तरह से तृतीय कोटि का अभिक्रिया भी इस तरह से एक्सप्रेस किए जाते हैं। और तीन से ज़्यादा वाले रिएक्शन प्रैक्टिकली देखे नहीं गए हैं, जिनका ऑर्डर तीन से ज़्यादा हो वैसा रेयर होता है, ऐसे देखा नहीं गया है। थ्योरेटिकली हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो कोई भी पूर्णांक हो सकता है, लेकिन तीन से ज़्यादा एक्सपेरिमेंटली देखा नहीं गया है। तो इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर को। अब हम देखते हैं आणविकता या मॉलिक्यूलरिटी या अणु संख्यता भी कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी। अणु संख्यता या मॉलिक्यूलरिटी नाम से ही कुछ एहसास हो जाता है। अणुओं की संख्या, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या ही हमारा अणु संख्यता या आणविकता या मॉलिक्यूलरिटी कहलाता है। यह सैद्धांतिक होता है, हम उसको देख करके ऐसे ही देख करके बता सकते हैं कितने अणु उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी संख्या को जोड़ दो। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, जटिल अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या ही उस अभिक्रिया की अणु संख्यता कहलाता है। लेकिन सरल समीकरण, एक पदी समीकरण और जटिल में थोड़ा सा अंतर आता है। इसको हम देखते हैं। पहला एलिमेंट्री रिएक्शन, या इसको कहते हैं सरल अभिक्रियाएं, अर्थात जो एक ही पद में संपन्न होते हैं, एक ही हैं। तो जब एक ही पद में पूर्ण हो जाते हैं तो उसमें जो भी संख्या हमको दिखाई देता है अणु संख्या, उसको जोड़ दो तो अणु संख्यता बन जाता है। जैसे कि 2A से कोई प्रोडक्ट बना एक ही पद में, तो यहाँ पर कितने अणु दिखाई दे रहे हैं? 2, तो इसकी अणु संख्यता हो जाएगी 2। A धन B बदल रहा है, यहाँ कितना दिखाई दे रहा है? 1 और 1 है, तो इसकी अणु संख्यता हो जाएगी 2। एक ही पद में संपन्न होना चाहिए, ये इसमें शर्त है। सरल समीकरण या सरल अभिक्रिया उसे कहते हैं जो एक ही पद में पूर्ण हो जाए। तो एक ही पद में पूर्ण होने वाले अभिक्रियाओं में उसमें भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुओं की संख्या ही उसकी अणु संख्यता कहलाता है। अब लेकिन यदि दूसरा प्रकार, यदि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक है, जटिल अभिक्रियाएं किसे कहेंगे? जो 2 या 2 से अधिक पदों में, ऐसे अभिक्रियाओं के लिए हम अणु संख्यता कहाँ से जानेंगे? भाई 3 स्टेप में पूर्ण हो रहा है, तो क्या सभी अणुओं की संख्या को जोड़ देंगे, सभी भाग लेने वालों की संख्या जोड़ देंगे? नहीं। मान लीजिए हम बहुत सिंपल से रिएक्शन लेते हैं, कार्बन प्लस हाफ O2 से कार्बन मोनोऑक्साइड बना, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड से हाफ O2 और ऑक्सीजन जुड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड पुनः हो। ये 2 स्टेप में पूर्ण हो रहा है। पहले स्टेप देखिए, एक कार्बन का एक परमाणु और इधर ऑक्सीजन के एक परमाणु, यहाँ पर 2 परमाणु भाग ले रहे हैं। दूसरे स्टेप में फिर इसके एक परमाणु और इसके एक ऑक्सीजन परमाणु भाग ले रहे हैं, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, 4
परमाणु पूरी अभिक्रिया को पूर्ण करने में भाग लें तो क्या इसकी आणविकता या परमाणुकता 4 कही जाएगी? नहीं, इसमें देखा जाएगा जो स्टेप स्लो होगा, तो सबसे धीमा स्टेप होने वाली, सबसे धीमी गति से चलने वाली अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को ही उसकी अणु संख्यता कहा जाएगा। मल्टीपल स्टेप वाले जितने भी रिएक्शन होते हैं, जटिल अभिक्रियाएं होती हैं, 2 या 3 या 4 स्टेप में जो पूर्ण होते हैं, उसमें जो सबसे धीमा रेट से जाता है, उस धीमी गति से, धीमी रेट से, धीमी स्पीड से चलने वाले अभिक्रिया में कितने अणु भाग लिए हैं वही उसकी अणु संख्यता कहलाता है, जिसे हम पूर्व में दर निर्धारक पद कह चुके हैं। वही धीमी स्पीड वाले अभिक्रिया के लिए जो अभिक्रिया की कोटि आता है उसको हम उसकी कोटि कहते हैं, और वही समीकरण, वही धीमा गति वाला समीकरण में कितने अणु भाग ले रहे हैं वही उसकी अणु संख्यता कहलाएगा। दर निर्धारक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या अणु संख्यता कहलाएगी जटिल अभिक्रियाओं के लिए, और केवल एक ही पद में संपन्न होने वाली अभिक्रियाओं के लिए उसमें जितने भाग ले रहे हैं वही उसकी अणु संख्यता कहलाएगी। जैसे ओजोन को गर्म की O2 और ऑक्सीजन परमाणु में टूट गया तो यहाँ एक ही पद में हो गया, तो यहाँ पर एक ओजोन के अणु है, इसकी अणु संख्यता 1 होगी। तो अणु संख्यता के आधार पर एक आणविक अभिक्रियाएं, द्विआण्विक अभिक्रियाएं, त्रिआण्विक अभिक्रियाएं, इस तरह से अलग अलग उसके नाम दिए जाते हैं। वहाँ भाग लेने वाले अणुओं की संख्या के आधार पर फिर उसकी अलग अलग प्रकार होते हैं। देखिए, ये देखिए, ओजोन को गर्म किए तो ओजोन ऑक्सीजन के एक अणु और एक परमाणु में टूट गया है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। ये रिवर्सिबल होता है, लेकिन हम उस पर हम नहीं जा रहे हैं, सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। और इसी तरह से यदि हम स्टर का जल अपघटन करते हैं तो हमको मिल जाता है, जो भी प्रोडक्ट मिल जाता है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। चलिए, प्रोडक्ट से हमको लेना देना नहीं है, अल्कोहल और अम्ल मिलता है। तो देखिए, यहाँ पर सिंगल स्टेप हो रहा है तो आणविकता इसकी कितनी है? मॉलिक्यूलैरिटी 1, यहाँ पर भी मॉलिक्यूलैरिटी 1, यहाँ पर देखिए 1 और 1, 2, स्टर का एक अणु, पानी के एक अणु, दोनों को जोड़ दिए तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितना आ गया हमारा? 2। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया हमको कई तरीके से लिखे हुए मिल सकते हैं या समीकरण ऐसे दिखाई देंगे। एक आणविक अभिक्रिया के लिए तो ऐसे ही रहेंगे, अभिकारक एक रहेगा। द्विआण्विक अभिक्रियाएं 2 तरीके से हमको लिखे हुए मिल सकते हैं, जिसमें 2 अलग अलग अभिकारक हो। ये आणविकता 1-1 2 होगा, या कोई एक ही अभिकारक के 2 मोल हो या 2 अणु हो तो भी इसकी आणविकता 2 होगा। त्रिआण्विक अभिक्रियाएं इतने तरीके से लिखे हुए मिल सकते हैं। 3 अलग अलग अभिकारक हो सकते हैं जिनके अणुओं की संख्या 1-1 हो तो भी आणविकता 3 होगा। 2 अभिकारक हो सकते हैं जिनकी आणविकता 1 और 2 हो तो जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा हमारा 3, या 1 या 2 या 2 और 1 तरीके से कॉम्बिनेशन में मिल सकते हैं। या कोई एक ही अभिकारक के 3 अणु भाग ले तो पर भी हमको आणविकता 3 मिलेगा, बशर्ते कि ये सब एलिमेंट्री या एक पदीय रिएक्शन हो, या यदि जटिल अभिक्रियाओं में से जो मंद अभिक्रिया है वो इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। और 3 से ज़्यादा 4-5 आणविकता भी नहीं होता है। थ्योरेटिकली हम जरूर कहते हैं कि आणविकता कोई भी धन पूर्णांक होता है, लेकिन 3 से ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि एक साथ एक ही समय में 4 अणु एक साथ टकराएं और प्रोडक्ट में बदलें, ऐसा संभव नहीं होता है। भाई, कोलिजन थ्योरी टक्करों के सिद्धांत से हम इसको समझते हैं कि 4 परमाणु या 4 अणु एक साथ एक ही समय पर आकर के टकराएंगे और प्रोडक्ट बनेंगे, ऐसा बहुत ही कम संभावना होता है। जैसे आप कहीं एकदम बहुत कितने भी भीड़ भड़ाकर इलाके में आप गुजरते रहो,
आपके साथ 4 लोग इकट्ठा आपसे टकरा जाएंगे, ऐसा संभव नहीं होता है। मैक्सिमम 2 या 3 तक मान लेते हैं। तो वैसे इसमें भी कहा गया है कि 4 अभिकारक अणु एक ही समय पर एक साथ आकर के कभी भी नहीं टकराते हैं और प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। इसीलिए तो वो 2-3 स्टेप में होता है, पहले 2, फिर और दूसरे 2 और दूसरे 2। तो इसलिए आणविकता भी 3 से ज़्यादा देखा नहीं गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रिएक्शन देखिए, HBr को यदि हम खुला छोड़ देते हैं तो ऑक्सीजन से क्रिया करके वो ब्रोमीन और पानी में टूट जाता है। देखिए HBr ऑक्सीजन से क्रिया करता है 2Br2 और ये एक रिएक्शन है। HBr को यदि हम खुला छोड़ दें तो ऑक्सीजन से क्रिया करके ये ब्रोमीन में और पानी में विघटित हो जाता है या पानी में बदल जाता है। ये एक लाइन में हमको देख कर पता नहीं चल रहा है कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए और इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होनी चाहिए। अब इसका मैकेनिज्म जरा हम देखते हैं, तब हमको समझ में आएगा मैकेनिज्म। ये कई स्टेप में पूर्ण होता है। पहले HBr एक ऑक्सीजन से क्रिया करता है और HOOBr बनाता है, जो कि बहुत ही स्लो होता है। ये स्लो रेट से चलने वाली अभिक्रिया है। फिर HBr से क्रिया करता है और 2HOBr बनाता है। 2HOBr बनाता है, देखिए। और यह जो है एकदम फास्ट होता है, फास्ट रिएक्शन, एकदम फास्ट, तीव्र गति से फटाक से हो जाता है। फिर यह HBr की एक और अणु से क्रिया करता है और H2O और Br2 में कन्वर्ट हो जाता है। H2O और Br2 फास्ट होता है। यह रिएक्शन, तीसरी वाली रिएक्शन भी तेज होता है। देखिए यह जो समीकरण जो एक लाइन में लिख दिए हैं, ये 3 स्टेप में पूरा होता है। और पहला वाला स्टेप एकदम स्लो चलता है, फिर ये फटाक से हो जाता है, फिर ये वाला फटाक से हो जाता है। इस सभी को हम जोड़ देते हैं तो हमको ये रिएक्शन मिल जाएगा। 2 चाहिए, इसको हम 2 को गुणा कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 को गुणा हो जाने से ये HOBr हो जाएगा। 2HOBr, इस 2HOBr को कैंसिल आउट करना। ये 2 बने थे, 2 भाग लेने चाहिए यहाँ पर ना, इसलिए इसको ये कैंसिल हो गया। क्या क्या बच गया हमारा, ये HOBr इसके साथ कट गया तो हमको मिल जाता है। देखो HBr यहाँ पर 1 2 और इसको 2 से गुणा करने के बाद ये 2 बन गया, 2 3 और 1 4, 4HBr प्लस क्या मिला इधर राइट हैंड साइड में, ये बच गया है 2H2O और 2Br2। तो इस रिएक्शन की खासियत देखिए, ये रिएक्शन 3 स्टेप में पूरा होता है और ये सबसे स्लोएस्ट स्टेप है। तो इस स्लोएस्ट स्टेप का जो भी ऑर्डर निकल के आएगा उसी को कहेंगे इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये वाला स्टेप निर्धारित करता है। तो सबसे जो स्लोएस्ट स्टेप है ये वाला है। इस स्टेप में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को देख लीजिए, 1 HBr 1 O2, हमको मिल जाता है मॉलिक्यूलरिटी 2। इस अभिक्रिया की आणविकता या अणु संख्यता 2 है, जबकि इस संतुलित अभिक्रिया वाले इस समीकरण को आप देखेंगे तो आपको लगेगा 4 और 1 5। संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि हमको इसको देखने से 5 दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा आप लिख देते हैं तो पूरी तरह से गलत हो जाएगा, चूंकि यह एक जटिल अभिक्रिया है, एक ही पद में संपन्न होता है, 3 स्टेप में पूर्ण होता है। इसलिए इस अभिक्रिया को देख करके इसकी अणु संख्यता नहीं निकाल सकते। इन तीनों में से जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है ये वाला स्टेप, इसका दर निर्धारक पद है। दर तो इस स्टेप में भाग लेने वाले इन दोनों अभिकारकों के अणुओं की संख्या ही इस समीकरण में
अणु संख्यता को निर्धारित करता है। तो 1 और 1 2 आ रहा है, इसलिए अणु संख्यता इसका 2 है। और यही दर निर्धारक पद में इन दोनों की सांद्रताओं पर रेट कैसा निर्भर कर रहा है, उसी के आधार पर इस समीकरण का ऑर्डर भी निर्धारित होगा। यदि इसकी घात 1 पर निर्भर करे और इसकी घात 1 पर निर्भर करता हो, मान लो दर समीकरण में, तो 1 और 1 मिलकर के 2 आएगा और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा। ये माना हुआ है, मान ले रहे हैं। हो सकता है ये इस तरह से निर्भर करे, रेट समानुपाती HBr के घात 1 और ऑक्सीजन के घात 2। एक्सपेरिमेंट करने से हमको पता चला कि HBr के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि 1 है, इसके सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि 2 है। तो इस समीकरण के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 और 1 3 आएगा। तो इसी को कहते हैं, जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप में होता है वही स्टेप को दर निर्धारक पद कहते हैं। और उसी स्टेप में जो भी ऑर्डर निकल के आता है वही पूरे समीकरण का ऑर्डर निर्धारित करता है। और उसी मंद गति से होने वाली अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या उसकी अणु संख्यता कहलाता है। अब लास्ट में देख लेते हैं छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होता है। छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसके आणविकता 1 से अधिक हो, 2 3 4 कुछ भी आणविकता हो सकता है, लेकिन अभिक्रिया की कोटि 1 होता है। हमको देखने में लग रहा है कि उसके अभिक्रिया की कोटि 1 से ज़्यादा होगा। छद्म मतलब छलावा, भुलावा, ठग। उसको देखने से ऐसा लगता है कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 या 3 होना चाहिए, लेकिन वो होता है 1। तो देखने से लगता है ज़्यादा, चूँकि उसकी आणविकता होता है 1 से ज़्यादा। तो आणविकता हमेशा 1 से ज़्यादा दिखाई दे और उसके ऑर्डर हमेशा 1 आए, तो वैसे अभिक्रियाओं के लिए हम कहते हैं छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। जैसे उदाहरण के लिए स्टर के जल घटन हम कराते हैं, तो इसमें हम देखते हैं ढेर सारा पानी डाल देते हैं आधिक्य में, तो हमको मिल जाता है अम्ल और एल्कोहल। तो देखिए इसकी आणविकता यदि हम चेक करेंगे, आणविकता देखेंगे तो 1 और 1 2 होता है, आणविकता हमारा 2 है। लेकिन चूंकि यह एक स्यूडो हो जाता है, चूंकि यह पानी यहाँ पर छद्म अणु की तरह कार्य करता है, होता तो है, दिख तो रहा है, हमको ठग रहा है कि मैं भी हूँ, लेकिन इसकी सांद्रता पर रेट डिपेंड नहीं करता, छलावा करता है, अपने आप को यहाँ बिठा करके बोलता है कि मैं भी रेट डिसाइड कर सकता हूँ। लेकिन एक्सपेरिमेंट करने से पता चलता है कि इसकी सांद्रता पर रेट डिसाइड नहीं होता, रेट निर्धारित नहीं होता, रेट निर्भर नहीं करता। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन इसमें से निकल के आता है 1, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। आणविकता 1 से अधिक हो लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो, तो उसे हम कहते हैं छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इसी तरह से जितना सुक्रोज वगैरह होता है, गन्ने का रस, उसको पानी में घोल करके उसको हम मिलाते हैं, तो वहाँ पर एक पानी आधिक्य में डालते हैं, तो वहाँ पर भी पानी अधिक होने की वजह से वो रेट को डिसाइड नहीं करता है, रेट उसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो वहाँ पर भी दिखता तो है, यहाँ पर सुक्रोज लिखे हुए रहेंगे, तो उसके एक अणु और पानी के एक अणु 2, आणविकता 2 मिलेगा, परंतु उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 आता है। तो इस तरह से हम आज देखें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और आणविकता दोनों में काफ़ी अंतर है। अभिक्रिया की कोटि प्रायोगिक निर्धारित होता है, जबकि आणविकता सैद्धांतिक होता है। अभिक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकता है, जबकि आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकता। अभिक्रिया की कोटि ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है और भिन्नांक में भी हो सकता है, अर्थात दशमलव में, जबकि आणविकता सिर्फ और सिर्फ धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, 1 या 1 से अधिक धनात्मक पूर्णांकी होता है। और अभिक्रिया की कोटि उसके मैकेनिज्म से संबंधित होता है, जबकि आणविकता का मैकेनिज्म से कोई लेना देना नहीं रहता है। अभिक्रिया की क्रिया विधि से
आणविकता को लेना देना नहीं होता है। अभिक्रिया की कोटि का उसके समीकरण में अभिकारकों के मोल्स की संख्या से संबंध नहीं होता है, मोल की संख्या से अलग होता है, जबकि आणविकता मोल की संख्या के बराबर होता है। सरल समीकरण में उसमें जितने भी अभिकारक के मोल्स हैं वही उसकी आणविकता होता है। तो इस तरीके से आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में काफ़ी अंतर है और इसको बढ़िया से समझ जाइए। तो ये रहा आज का वीडियो, जो कि पूरी तरह से अभिक्रिया की कोटि और आणविकता पर था। मेरे ख्याल से अब इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।